हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हरीश कुमावत आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात विशेष में बता देता हूं। इस लॉकडाउन के टाइम आप लोगों के पास इतना सारा टाइम पड़ा है कि आप लोग अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आपको कहीं रिश्तेदार के नहीं जाना है, कोई शादी में जीने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादातर आपका टाइम इधर ही खर्च होता है, मेरे को पता है। तो आप लोग अपने घर पे अपने मकान को सुरक्षित रखिए। आप अपने मकान के अंदर, अपने रूम के अंदर अपना टेबल चेयर फिट कीजिए और उसके ऊपर आप लगातार कंटिन्यू स्टडी कीजिए। दोस्तों, अपने YouTube चैनल के साथ साथ बहुत सारे आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात दिला पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं आज, और वो शायरी आपके किस हिसाब से आपकी जिंदगी के लिए मैं इसको जोड़ूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी शायरी को। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से आशा हो जाती है मुश्किलें, मेहनत करने से आशा हो जाती है मुश्किलें, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, ये शायरी मैंने आप लोगों के लिए आज इसलिए बोली है, इसलिए मैं इस शायरी को आज लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी ऐसा बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत बेटलक हूं, मेरा तो लक अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं आज, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना कठिन परिस्थितियों का सामना किए हुए आज तक कोई भी इंसान अपनी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाया है। दोस्तों, आपके सामने भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आएंगी। आप उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आप अपने टारगेट को फिक्स करें और अपनी स्टडी को बहुत अच्छा वे प्रदान करें। दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त हरीश कुमावत। याद रखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन वीडियो लेकर के आ रहा हूं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मुझे भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप लोगों को मैं अच्छे कंटेंट उधर दे पाऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड को मैं थोड़ा बहुत अप कर सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने इस ह्यूमन सिस्टम का नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग टॉपिक है दोस्तों। तो आप इस टॉपिक को देखना ना भूलें, और जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी भाई ने, जिस भी साथी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो ध्यान से सुनिएगा, आज इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों की अपन बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र, अंग्रेजी की बात करूं तो इसे कहा जाता है साथियों एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि अपन पूर्व में बात कर चुके हैं, तंत्र बहुत सारे शरीर के अंग आपस में मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। ध्यान देना, अपने शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है दोस्तों, वो कोशिका होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्रों से बनता है दोस्तों अपना शरीर, ह्यूमन बॉडी बनती है, मानव शरीर बनता है। तो साथियों, लेकर के चलता हूं मैं इस टॉपिक को आपके सामने। टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। किसकी बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत? अपन तो यहाँ करेंगे दोस्तों अपन ग्रंथियों की बात। क्या बात करेंगे? ग्रंथियों की बात। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले मैं आप लोगों के सामने बात कर लेता हूँ इस अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहते हैं साथियों? एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान। तो विज्ञान की जिस शाखा में
एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन किया जाएगा उसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान। और बात करें इस एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हुए हैं, जनक कौन हुए हैं, तो दोस्तों याद रखना इसके जनक हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान के जनक किनको माना गया है, तो साथियों को किसको माना गया है, एडिसन को माना गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एंडोक्राइन शब्द किसने दिया था, तो दोस्तों याद रखना एंडोक्राइन जो शब्द है, अंतःस्रावी जो शब्द है, वो दो वैज्ञानिक आते हैं आपके, स्टारलिंग और वेलिस। स्टारलिंग और वेलिस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कौन सा शब्द दिया था, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जो नाम दिया हुआ है अंतःस्रावी, वो है साथियों आपका स्टारलिंग और वेलिस ने दिया है। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो आपके थॉमस एडिसन। ध्यान देना दोस्तों, अंतःस्रावी शब्द की यदि मैं बात करूं तो अंतःस्रावी का मतलब क्या है साथियों, देखो अंतः का मतलब होता है अंदर, और श्रावी का मतलब क्या है, श्रावण, और श्रावण का मतलब क्या है, उत्सर्जित होना बोल सकते हैं, निकलना बोल सकते हैं। तो ये अंदर निकलते हैं। अब अंदर क्या निकलते हैं, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे साथियों। याद रखना एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अपन जिन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं प्यारे साथियों, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि ग्रंथियां दो प्रकार की हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरी है दोस्तों एक्सोक्राइन, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दोनों ग्रंथियों में किस बात का अंतर है, तो ध्यान देना दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। क्या होती है दोस्तों, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, और आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं नलिका युक्त। अब युक्त और विहीन में क्या अंतर है सर, तो विहीन का मतलब जहां नलिकाएं उपस्थित है नहीं है, और युक्त का मतलब क्या है दोस्तों, जहां नलिकाएं उपस्थित है होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, और इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले तरल पदार्थ, स्रावित होने वाला जो पदार्थ है, इन ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ सीक्रेट होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है हार्मोन। क्या कहते हैं साथियों, हार्मोन कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कौन से तरल पदार्थ सीक्रेट होते हैं, तो दोस्तों उस तरल पदार्थ को, उस रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है हार्मोन। और बात करें तो इस हार्मोन शब्द का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, हार्मोन शब्द किसने दिया था, हार्मोन नाम किसने दिया था, तो साथियों याद रखना है हार्मोन नाम, हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक का दिया हुआ है, स्टारलिंग का दिया हुआ है। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, स्टारलिंग ने किया था। इसके अलावा अपन हार्मोन की दोस्तों बात करें तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, बहुत कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, इनका जो प्रभाव होता है, हार्मोन का जो प्रभाव अपने शरीर के अंग तंत्रों पर पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन वापस इन ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे सारी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, और इन नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा जो तरल पदार्थ सीक्रेट किया जाता है, उस तरल पदार्थ को कहा जाता है हार्मोन। और हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो सर स्टारलिंग ने किया था। और हार्मोन की बात की जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में सीक्रेट होते हैं, जिनका प्रभाव अपने शरीर के विभिन्न अंग और तंत्रों पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कोई आदमी है, उसने जहर की 1-2 बूंद पी ली,
और उसको समय रहते यदि कोई नहीं संभाल पाता है तो आपको पता है उसका लीवर डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब 1-2 बूंद की जगह यदि वो 1 लीटर पी जाए तो भी आपको पता है कि वो उतना ही असरकारक होगा। तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो पड़ता है साथियों वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है। अब नलिका विहीन ग्रंथियां हैं तो ये अपने द्वारा सीक्रेट होने वाले रासायनिक पदार्थ और इन ग्रंथियों के द्वारा सीक्रेट होने वाले रासायनिक पदार्थों को दोस्तों क्या नाम दे रहा हूं मैं, तो सर आप इन्हें हार्मोन नाम दे रहे हैं। तो ये दोस्तों इन्हें सीधे ही कहाँ मिला देती है, रक्त में मिला देती है, रक्त में मिला देती है। क्योंकि कौन सी ग्रंथियां हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। तो अपन वापस इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करते हैं। ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ या हार्मोन सीधे ही रक्त में मिला दिए जाते हैं, कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले जो केमिकल्स हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, उन्हें कहा जाता है हार्मोन। और हार्मोन शब्द किसने दिया, स्टार्लिंग ने दिया। और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है अपने शरीर के विभिन्न अंग और तंत्रों पर। बात करें दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों की, तो देखो इधर नाम अंत है, इधर बही है। हार्मोन कभी भी बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सीक्रेट होते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है दोस्तों, नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त ग्रंथियां हैं तो ये अपने द्वारा सीक्रेट होने वाले पदार्थों को बॉडी से बाहर भी निकालती हैं। तो ध्यान देना, इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं एंजाइम। इसके अलावा तरल चिकना पदार्थ सीक्रेट होता है, तरल चिकना पदार्थ जिसे अपन श्लेष्मा के नाम से जानते हैं, सीबम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं और इनके द्वारा जो केमिकल स्रावित होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं उन्हें हार्मोन के नाम से अपन जानते हैं। साथियों मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने इन ग्रंथियों के एग्जाम्पल की। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो आपकी दोस्तों आपकी अश्रु ग्रंथि। अब ध्यान देना, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो सर आंख में स्थित होती है। अब आंख से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, तो सर अश्रु ग्रंथि से निकलते हैं। क्या बॉडी के अंदर रहते हैं कि बाहर आते हैं, तो सर बाहर आते हैं। तो कौन से प्रकार की ग्रंथि होगी दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो दूसरी जो ग्लैंड आपकी दोस्तों वो है श्लेष्मा ग्रंथि। देखो श्लेष्मा ग्रंथि नाक की झिल्ली को कहा जाता, सॉरी नाक के अंदर जो ग्रंथि है, नाक की जो झिल्ली है उसको श्लेष्मा ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और नाक के श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ श्लेष्मा सीक्रेट होता है वो नाक के माध्यम से अपन बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो आता आपका वो है दोस्तों तेलीय ग्रंथि। तेलीय या सीबेसियस ग्रंथि से कहा जाता है और ये अपनी स्किन के अंदर उपस्थित होती है और ये क्या करती है, तरल चिकना पदार्थ सीक्रेट करती है जिसको सीबम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर उपस्थित होती है दोस्तों सीरूमिनस ग्लैंड, सीरूमिनस ग्रंथि जो कान में स्थित होती है। और इस सीरूमिनस ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ सीक्रेट होता है उसे कर्ण मोम के नाम से जानते हैं, कान का किट्टा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पसीना ग्रंथि है। तो ये सारी की सारी जो ग्रंथियां मैंने आप लोगों को बताई हैं वो कौन से प्रकार की हैं, तो दोस्तों वो है आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां। तो एग्जाम्पल आप इनके अच्छी तरीके से याद रखेंगे। पसीना ग्रंथि पसीना सीक्रेट करती है, अश्रु ग्रंथि आंख से आंसू को बाहर निकालती है, श्लेष्मा ग्रंथि श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है। तेलीय या सीबेसियस ग्रंथियां अपनी स्किन के ऊपर, देखो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो यार नाक के आसपास हाथ लगाएंगे, ऐसे उंगली को घुमाएंगे तो आपको चिकना चिकना सा लगेगा। वो चिकना पदार्थ तेलीय पदार्थ है जो सीबम, मतलब इन ग्रंथि के द्वारा जो तरल चिकना पदार्थ सीक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। इसके अलावा सीरूमिनस ग्रंथि कान में स्थित होती है और इस सीरूमिनस ग्रंथि के द्वारा जो तरल गाढ़ा पदार्थ सीक्रेट होता है दोस्तों उसे कहा जाता है कर्ण मोम, कान का किट्टा। तो ये थी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां जो अपने द्वारा सीक्रेट होने वाले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा एंजाइम सीक्रेट करती है। इस एंजाइम की सीक्रेशन की अपन बात करें तो काफी सारे एंजाइम में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की।
और अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों ये अपना मेन टॉपिक है, क्योंकि मैंने टॉपिक आपके सामने लिख रखा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत अपन करेंगे साथियों, आप बने रहिए मेरे साथ। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो कौन कौन सी ग्रंथियां आपकी ध्यान से सुनते जाना। नंबर 1 पढ़ेंगे दोस्तों अपन पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। साथियों इसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो मैं जब इसको लेकर के चलूंगा तो इसकी सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। दूसरी पढ़ेंगे दोस्तों अपन थायराइड ग्रंथि, जिसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है। तीसरी पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे पराउटो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। इसके अलावा चौथी पढ़ेंगे दोस्तों अपन है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। पांचवी पढ़ेंगे दोस्तों अपन थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। छठी पढ़ेंगे दोस्तों अपन हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और सातवीं पढ़ेंगे दोस्तों अपन अग्नाशय ग्रंथि। आठवीं पढ़ेंगे साथियों अपन एड्रीनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि। और दो जो ग्रंथियां दोस्तों अपन पढ़ेंगे अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि, ये दोनों कहलाती हैं दोस्तों जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं? जनन ग्रंथियां कहलाती है। इनकी चर्चा दोस्तों अपन करेंगे कौन से टॉपिक में, वो पढ़ेंगे सर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जब आपको जनन तंत्र पढ़ाया जाएगा उस टाइम अपन इन दोनों ग्रंथियों की बात करेंगे, इधर अपन इनकी बात नहीं करेंगे। याद रखना ये जो ग्रंथियां हैं दोस्तों, जितने मैंने नाम लिख रखे हैं, आपको अच्छी तरीके से इनके नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभार पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, निम्न में से बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने काफी बार टफ हो जाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। और दो जो इन ग्रंथियों की अपन यदि बात करें तो ये मेल है और फीमेल दोनों में उपस्थित होती हैं, लेकिन यदि इनकी मैं बात करूं तो दोस्तों अंडाशय जो होती है वो केवल मादा में उपस्थित होता है, इसलिए इसे नाम दिया है मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि। और वृषण जो ग्रंथि है वो दोस्तों नर में स्थित होती है, इसलिए इसे नाम मिला है नर जनन ग्रंथि। तो आपको विशेष याद रखना है इतनी सारी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने जो आपको बताई हैं वो नर में भी होती है और मादा में भी होती है, लेकिन अंडाशय जो ग्रंथि है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? मादा में होती है। और वृषण जो ग्रंथि है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? तो सर ये नर में उपस्थित होती है। तो ये सारे नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो ये दोनों आपकी जनन ग्रंथियां, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि, बाकी सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के अपन इसी टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो अपन लेकर के चलते हैं साथियों एक एक ग्लैंड को। इसके पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। जंतुओं में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन, जंतुओं में खोजा गया प्रथम जो हार्मोन था दोस्तों, इस प्रथम हार्मोन का नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, और ये हार्मोन था साथियों सिक्रेटिन। तो याद रखना जंतुओं में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन था? सिक्रेटिन था। और इस सिक्रेटिन की खोज सर किसने की थी? तो सिक्रेटिन के खोज करता है दोस्तों स्टारलिंग और वेलिस। कौन है? स्टारलिंग और वेलिस। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कौन से भाग में की थी? तो ग्रहणी भाग से की थी। याद रखना ग्रहणी भाग से की थी। जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। खोज किसने की? स्टारलिंग और वेलिस ने। कहां से की है? ग्रहणी भाग से की है। इसके अलावा अपन बात करें तो पादपों में खोजा गया, पादपों में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन था?
पादपों में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन था साथियों ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। और इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डार्विन साहब। कौन थे? डार्विन। तो सर इसकी खोज कहाँ की थी? तो साथियों इसकी खोज की थी केनरी घास में। कौन से घास में? केनरी घास में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जंतुओं में सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? तो सर स्क्रेटिन खोजा गया था। खोज किसने की थी? स्टारलिंग और वेलिस ने की थी। कहां से की थी? ग्रहणी भाग से की थी। पादपों में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन था? तो वो था सर ऑक्सिन हार्मोन। खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी। कहां से की थी? केनरी घास से की थी। तो दोस्तों ये आपका था अंतःस्रावी तंत्र का छोटा सा एक परिचय आप लोगों को मैंने दिया है। अब अपन लेकर के चलते हैं एक ग्लैंड को। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि मैं हो सकता है आप लोगों ने यदि मेरे से स्टडी क्लासरूम में की है और ये टॉपिक यदि आपने पढ़ा है मेरे से, तो ये टॉपिक अब आपके लिए बिल्कुल नया बन चुका है, क्योंकि इस टॉपिक के बहुत ही डीपली नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इन वीडियो को कंप्लीट देखिए, अधूरा बीच में लेकर के ना छोड़े। तो दोस्तों अपन सबसे पहले लेकर के चलते हैं थाइमस ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को? थाइमस ग्रंथि को। सर थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कौन सा हार्मोन छोड़ती है? हार्मोन काम क्या करता है? तो दोस्तों जानकारी के लिए अब अपन स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्रंथि को। तो थाइमस ग्रंथि स्थित कहाँ है? तो इसकी स्थिति की यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये हृदय के पास, ये दिल के पास स्थित होती है। दिल के अग्र भाग पर स्थित होती है या फिर हृदय के पास स्थित होती है। तो इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? तो ये दिल के पास स्थित ग्रंथि है। नाम क्या है इसका? थाइमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि। विशिष्ट प्रकार का थाइमोसिन हार्मोन छोड़ती है। आप देखो हार्मोन के नाम आपको ज्यादातर ऐसे याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रंथि के जैसा ही नाम है इनका। तो थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला? तो थाइमोसिन हार्मोन निकला। थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? तो दोस्तों याद रखना, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। इस हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? अपने शरीर की ऐसी क्षमता जो रोगों से लड़ती है, रोगाणुओं से लड़ती है, जीवाणुओं से लड़ती है। प्रतिरक्षा तंत्र की अपन बात करें तो जिस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होता है, उस व्यक्ति के शरीर में बीमारियां उतनी ही कम लगती हैं। और इम्यून सिस्टम वेल डेवलप कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जा पाता है। तो थाइमोसिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। देखो साथियों मैं बात करूं, ये जो ग्रंथि होती है वो नवजात शिशु की यदि पर बात करें, नवजात शिशु ऐसा शिशु है जिसने अभी भी जन्म लिया है। काफी बार आपने सुना होगा नवजात शिशु की लाश सड़क पे मिली, नवजात शिशु की लाश झाड़ियों में मिली, मृत नवजात शिशु सड़क पर पाया गया। तो वो नवजात शिशु ऐसा शिशु है जिसने अभी भी जन्म लिया है। तो नवजात शिशु के अंदर ये ग्रंथि अधिक विकसित होती है। क्या होती है साथियों? अधिक विकसित होती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती जाती है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ यह ग्रंथि अल्प विकसित होती जाती है। क्या होती जाती है दोस्तों? अल्प विकसित होती जाती है। अब देखो विशेष पॉइंट, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो नवजात शिशु में ज्यादा विकसित है और आयु बढ़ने के साथ साथ ये अल्प विकसित होती जाती है, निष्क्रिय होती जाती है। तो ध्यान देना दोस्तों, यह ग्रंथि जीर्णता, और जीर्णता किसको बोलते हैं? बुढ़ापे को बोलते हैं। जीर्णता या बुढ़ापे पर कंट्रोल करती है। याद रखना दोस्तों, बुढ़ापे का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है
उसे जीरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीरेंटोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है उसे जीरेंटोलॉजी कहा जाता है। देखो एक नाम आपको दिख रहा है जीर्ण, और जीर्ण का मतलब क्या होता है? मतलब अपन ऐसा मान लें कि नष्ट होने वाला है। जैसे अपन काफी बार सुनते हैं कि यह भवन जीर्ण हो चुका है, खंडर हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, मरम्मत करने लायक बचा ही नहीं है वो भी। तो याद रखना, जीर्ण का मतलब है बुढ़ापा, जीर्णता का मतलब क्या है? बुढ़ापा है। अब देखो एक बात विशेष मैं आपको बता देता हूँ, बुढ़ापा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरा बुढ़ापा है, हमेशा यही चाहते हैं कि मैं हमेशा यंग दिखूं, बहुत अच्छा दिखूं, मैं कभी बूढ़ा दिखूं नहीं। लेकिन भैया प्रकृति का रूल है, जो आदमी पैदा हुआ है उसको मरना भी पड़ेगा, बुढ़ापा भी उसका 100% आएगा। तो ध्यान देना, जीर्णता का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? जीरेंटोलॉजी में करते हैं। और जीर्णता का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट लोग कहलाते हैं जीरेंटोलॉजिस्ट। कौन कहलाते हैं दोस्तों? जीरेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और यदि मैं जीरेंटोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो ये जीरेंटोलॉजिस्ट क्या बताते हैं इस ग्रंथि के बारे में? ये बताते हैं यदि इस ग्रंथि का आकार छोटा नहीं हुआ, आकार छोटा नहीं हुआ, या फिर बुढ़ापे में आते आते यह ग्रंथि अल्प विकसित ना हुई। ध्यान देना दोनों बातों के ऊपर। इसका आकार पहले बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आते आते छोटा होने लगता है। यदि इस ग्रंथि का आकार छोटा नहीं हुआ या फिर अल्प विकसित नहीं हुई तो याद रखना दोस्तों, आदमी में कभी भी क्या नहीं आएगा? बुढ़ापा नहीं आएगा। सर ये तो बड़े काम की बात है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। तो सर निकलवा दो, सारी बीमारी को खत्म करें। लेकिन भाई निकलवा भी तो नहीं सकते हैं। यदि आपने थाइमस ग्रंथि निकाल दी तो कौन गया दोस्तों? थाइमोसिन हार्मोन गया। और थाइमोसिन हार्मोन गया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गई। और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता गई तो आदमी बुढ़ापे में तो मरेगा 60-70 की साल में। और रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं तो बहुत जल्दी रोगों का शिकार हो जाएगा उसका शरीर, और उसकी पहले ही क्या हो जाएगी? टाइफाइड हो जाएगी। इसलिए चाहते हुए भी अपन इस ग्रंथि को निकलवा नहीं सकते हैं। तो याद रखना, जीर्णता को क्या कहा जा रहा है? बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापे का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? जीरेंटोलॉजी में करते हैं। और जीरेंटोलॉजी या फिर बुढ़ापे का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट लोग क्या कहलाते हैं? तो सर जीरेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और जीरेंटोलॉजिस्ट इस ग्रंथि के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? यदि इस ग्रंथि का आकार छोटा नहीं हुआ या फिर ये ग्रंथि अल्प विकसित नहीं होती है तो आदमी में क्या नहीं आएगा? बुढ़ापा नहीं आएगा। मजे हो जाएंगे ना सबके, सब यंग यंग दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। पर भैया अभी मैंने बोला है प्रकृति का रूल है, निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, बुढ़ापे में कौन सा वर्णक बनता है? तो बुढ़ापे में एक वर्णक और बनता है शरीर में, लाइपोफ्यूस्टिन नामक वर्णक का निर्माण होता है। कौन सा वर्णक बनता है दोस्तों? लाइपोफ्यूस्टिन नामक वर्णक का निर्माण होता है। ये पॉइंट पे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। रोग प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात करूं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कौन सी रक्त कणिका इसके लिए उत्तरदायी होती है? तो सर वो है WBC। जैसा कि लास्ट ईयर ही राजस्थान पुलिस के पेपर में और सटीक सा क्वेश्चन निकल करके आया था, WBC का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन मुझे अभी भी याद है, सी ऑप्शन था, रोगों से लड़ना। तो WBC का काम क्या है दोस्तों? रोगों से लड़ना है। थोड़े से विशेष पॉइंट की मैं यहाँ से बात करूं तो आपको विशेष पॉइंट क्या याद रखना है? WBC हो चाहे RBC हो चाहे प्लेटलेट्स हो चाहे रक्त हो, तो ध्यान देना, रक्त का निर्माण या WBC का निर्माण, ध्यान देना दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। WBC का निर्माण भ्रूणावस्था में तो कहाँ होता है? तो सर लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन वयस्क अवस्था की भी बात करूं तो वयस्कावस्था में इसका निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में।
कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में या बोन मेरो में। तो WBC का निर्माण भ्रूणावस्था में तो कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा भ्रूणावस्था में तो कहाँ हो रहा है? लीवर में, यकृत में हो रहा है। और वयस्क अवस्था में कहाँ हो रहा है? तो वो अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। लेकिन साथियों विशेष पॉइंट की भी बात करें तो WBC का जो परिवर्तन है, याद रखना, WBC का एक पॉइंट आता है आपका, और उस पॉइंट का नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ये मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। WBC मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। फिर इनके भी टाइप चलते हैं, बेसोफिल, इओफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और आपकी ये भी इधर दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फिर दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इनके अपन चर्चा रक्त परिसंचरण तंत्र में करेंगे। तो ध्यान देना, WBC में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूँ। और लिम्फोसाइट का निर्माण भी कहाँ हो रहा है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन याद रखना, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? अस्थि मज्जा में हुआ। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनका परिवर्धन, इनका परिवर्धन या इनका परिपक्वन कौन सी ग्रंथि में होता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि में होता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में हुआ। लेकिन इनका परिवर्तन या परिपक्वन कौन सी ग्रंथि में होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जस्ट अभी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम निकल करके गई थी, सेकंड ग्रेड एग्जाम साइंस सीनियर टीचर एग्जाम जो निकल करके गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम टू सेम लैंग्वेज का आया था कि थाइमस ग्रंथि का टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन किस ग्रंथि में होता है? तो ऑप्शन क्या था? थाइमस ग्रंथि। आप यदि पेपर दिया हो तो भी अच्छी बात है, बना पेपर चेक कर सकते हैं। पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन था कि टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन किस ग्रंथि में होता है? तो ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। ध्यान देना दोस्तों, टी लिम्फोसाइट का निर्माण का हुआ अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका परिपक्वन का हो रहा है थाइमस ग्रंथि में। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का क्या कहा जाता है साथियों? प्रशिक्षण केंद्र या फिर ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर। तो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर किस ग्लैंड को कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनका परिपक्वन होता है, परिवर्धन होता है। अब निकलवा देखें आप थाइमस ग्रंथि को। यदि आपने थाइमस ग्रंथि निकाल दी तो ये सारा लफड़ा गया काम से। टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन जीवाणु, विषाणु, इन सभी से अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए इनको ट्रेनिंग कौन देगा? क्योंकि वो ग्रंथि तो है ही नहीं। तो याद रखना, टी लिम्फोसाइट को ये ट्रेनिंग सारी कौन देता है? थाइमस ग्रंथि देती है। इसलिए थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का कौन सा केंद्र कहा जाता है? प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी किसी भी कोचिंग संस्थान में कर रहे हैं, जैसे आप ए नामक कोचिंग संस्थान में राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एयरफोर्स की तैयारी एक विशिष्ट कोचिंग संस्थान में रह करके करते हैं। आपका जो निर्माण है वो तो काम रहा है उस कोचिंग संस्थान में। लेकिन आप सबको पता है कि राजस्थान के जितने भी बच्चे एयरफोर्स की एग्जाम में पास आउट होते हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग कहाँ चलती है? बेलगांव में चलती है कि नहीं? तो ध्यान देना, उनका ट्रेनिंग सेंटर एक फिक्स स्थान है। वहां पर उनको सिखाया जाता है कि आपको वायुसेना में आप भर्ती हो रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बंदूक दे दी हाथ में, लो चलो आप सैनिक बन गए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी आपकी थाइमस ग्रंथि। फटाफट एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हृदय के अगर भाग में स्थित होती है, जो भाग पर स्थित होती है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। नवजात शिशु में अधिक विकसित होती है, आयु बढ़ने के साथ साथ अल्प विकसित होती जाती है, बुढ़ापे या जीर्णता पर कंट्रोल करती है। बुढ़ापे का अध्ययन जीरेंटोलॉजी कहलाता है। और ऐसे साइंटिस्ट जो बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं वो जीरेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और वो इस ग्रंथि के बारे में बताते हैं कि यदि इस ग्रंथि का आकार छोटा नहीं हुआ तो आदमी में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। याद रखना, बुढ़ापे में कौन सा वर्णक बनता है? लाइफ ऑफ फिश नामक वर्णक का निर्माण होता है। WBC
का निर्माण भ्रूणावस्था में हो रहा है। भ्रूणावस्था में कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्रभुदिशिकट टाइप लिम्फोसाइट की बात करें, टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन परिवर्तन फाइबस ग्रंथि में होता है, इसलिए फाइबस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। दोस्तों ये आपकी एक ग्रंथि कंप्लीट हो चुकी है। आप पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डाले जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपनी ग्रंथियां उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। और साथियों आप लोगों का जो प्यार जो स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।